बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो फॉरेन फंडिंग का फैसला था उसको चैलेंज किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में मजीद फंस जाएंगे? क्या इमरान खान को नाअहल किया जा रहा है या वो नाअहल होने जा रहे हैं, या फिर ये कि वो इस सूरत हाल से बाहर निकल पाएंगे? नाज़रीन, हमें ये भी देखना होगा कि मौजूदा हुकूमत की जो हिकमत अमली अब नज़र आती है वो ज़रा स्ट्रिक्ट नज़र आती है। यानी जिस तरह हमने कल देखा कि शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया उनके एक बयान की बुनियाद पर, जो कि गद्दारी के मुनासिब जो है ना वो करार दिया गया, और उसके बाद उन्हें आज जिस्मानी 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया है। नाज़रीन, बगावत का ये मुकदमा बनाया गया है और तहकीकात के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत जो है ना वो देखना है कि क्या अब संभल पाती है, क्या हुकूमत अब मुल्क को मज़ीद स्मूथ तरीके से चला पाती है। डॉलर की जो कीमत बढ़ गई है, क्या वो दोबारा अपनी उसी सतह पर आता है जिस वक्त ये कीमत बढ़ना शुरू हुई थी? इसी तरह महंगाई का जो तूफान आ रहा है, या फिर बिजली के नरखों में जो इजाफा किया गया है, क्या उसे भी कम किया जाता है, या हुकूमत इन बहरानों से कैसे निकल पाती है? नाज़रीन, दूसरी जानब आपको ये बताएंगे कि आज कराची में बादल जम के बरसे और चंद घंटों की या चंद मिनटों की बारिश ने जो है शहर को जलथर कर दिया। ट्रैफिक जाम्स की सूरत हाल भी देखने में आई, गो के मुख्तलिफ जो बड़ी शाहराएँ हैं जैसे शाहरा फैसल है या बाकी जो बड़ी शाहराएँ हैं वहाँ पे इस कदर यानी ज़्यादा ट्रैफिक जाम नहीं हुआ, पानी निकल गया खुशकिस्मती से, और बहुत से इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आने से बच गए। साथ साथ बिजली की सूरत हाल भी बेहतर रही है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे इलाके जो ज़ेर आब हैं वहाँ बिजली जो है मुनक़ता कर दी गई है। नाज़रीन, बहरहाल हम इस पर भी बात करेंगे, शहर के हालात के हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमीम मुमताज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शमीम मुमताज़ साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, हम दोबारा राब्ता कायम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, शहर की हालत कुछ कदरे बेहतर नज़र आई, लेकिन फिर भी बारिश के लिए कहा जा रहा है कि शायद 15 अगस्त तक जो है बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, और अगर मज़ीद बारिशें देखने में आती हैं तो फिर खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद अर्बन फ्लडिंग यानी जो शाहराहों पे या घरों में पानी दाखिल होने की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। नाज़रीन, हमारा राब्ता बहाल हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर प्रोविंशियल असम्बली और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शमीम मुमताज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शमीम मुमताज़, आपको वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बोला जी, अल्लाह का करम मैं ठीक हूँ। शमीम मुमताज़ साहिबा, क्या कहती हैं? यानी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक तरफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया, और उसके बाद ये जो दायरा है ये तंग किया जा रहा है, क्या कहेंगी? क्या इमरान खान को भी नाअहल किए जाने का प्लान बना लिया गया है? क्या इस पे आपके कमेंट्स हैं? देखें, ये जो फॉरेन फंडिंग है ये तो अपनी जगह पर है। पहले तो शुक्रिया आपका कि ज़ाहिर है आपने लाइन पर लिया इस तरह की बात करने के लिए। वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं तो आज की बात को या आज से 1 दिन 2 दिन पहले की बात को लूंगी कि जिस तरह उन्होंने कहा कि जी मैं अब लड़ने के लिए निकला हूं और अब मैं जिहाद करूंगा, तो मैं तो आज आपसे ये सवाल पूछूंगी यहाँ पर आपके तवस्सुत से, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, कि वो किसके खिलाफ जिहाद करने जा रहे हैं? उन इदारों के खिलाफ जिनके लिए उनका बंदा जो है परसों पकड़ा गया बकवास करता हुआ, या उन लोगों के खिलाफ जो ट्विटर पे जो है वो एक मुहिम चला रहे हैं हमारे मौजूद इदारों के लोगों के खिलाफ, उन शोहदा के खिलाफ जिन्होंने लोगों की खिदमत करते हुए जान शहादत नोश किया हेलीकॉप्टर के हादसे की शक्ल में, उन लोगों के खिलाफ? तो मैं तो कहूंगी कि अब तो इन पर बगावत का डायरेक्ट केस बनना चाहिए बजाय शहबाज गिल के, कि इन्होंने कहा कि जी बंद कमरों में साजिश हो रही है। पहले तो ये बताया जाए कि बंद कमरों की बातें इनको कैसे पता है, और अगर पता है तो नाम बताएं कि कौन लोग इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ताकि उनका भी जो है वो देखा जाए, मुहासबा किया जाए, इदारे उनका भी मुहासबा करें कि वो कौन लोग हैं। दूसरी बात ये कि जिहाद का जहां तक मैंने कहा, तो ये जिहाद का भी मुझे बताएं, क्या इनका ताल्लुक उन लोगों से है जो टीटीपी के लोग थे जिनके साथ इन्होंने कहा कि जी मैं बातचीत करने को तैयार हूँ, टेबल टॉक करने को? पाकिस्तान के लोगों के साथ टेबल टॉक करने को तैयार नहीं है, सियासी जमातों के सरबराहों से टेबल टॉक करने को तैयार नहीं है, लेकिन उन लोगों से जिन पे दहशतगर्द कह के पाबंदियां लगाई गई, जिन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया, जिसमें हमारे फौजी, हमारे रेंजर, हमारी पुलिस और वो तमाम वो लोग जो हमारी हिफाजत के लिए मामूर है, उनको शहीद किया। कल परसों से फिर देख लें आप, वही खुदकुश हमले, वही सब कुछ फिर शुरू हो गया है। वही मट्ठा में भी हो रहा है, वही सवात में भी हो रहा है, वही दीर में भी हो रहा है। तो इन पे लगना चाहिए। असल में तो बगावत का मामला इमरान खान के ऊपर,
जहां तक ये कहते हैं कि जी साजिश के तहत मुझे भेजा गया या मेरे खिलाफ साजिश हो रही है फॉरेन फंडिंग की शक्ल में, मेरी किरदार कुशी की जा रही है, मेरा ये भाई किरदार कुशी उसकी होती है जिसका कोई किरदार होता है। आपने तो फराग गोभी को बाहर भगा दिया। शमीम मुमताज साहिबा, इस तनाजुर में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पंजाब में और KPK में, और पहले की शायद बात और थी, लेकिन रावलपिंडी तक जो है वो पंजाब की हुदूद लगती है, या अगर आप जैसे ही रेड जोन से बाहर निकलते हैं तो 12 को से फिर पंजाब की हुदूद शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या कोई बड़ा तसादम होने जा रहा है? और इमरान खान के फिर बयानात या आज का जो उनका बयान है, अब देखना ये होगा कि क्या हम फिर किसी तसादुम की तरफ जा रहे हैं? 2 सूबों में हुकूमत रखने के बाद क्या वफाक से इन दोनों सूबों को तसादुम भी होने जा रहा है? नहीं, हम किसी तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहते, ना हम जाएंगे। ये तो इनका काम है कि ये तसादुम का रास्ता इख्तियार करते हैं। आप देख लेंगे उठा के स्टेटमेंट जब से इन्होंने सियासत में कदम रखा है, कभी ये कंटेनर पे खड़े होके वो जलाते हैं बिजली के बिल, कभी कहते हैं कि जी हुंडी के जरिए पैसा मंगाएं, कभी कहते हैं कि टैक्स ना दो, कभी PTV पे हमला करते हैं, कभी ये कुछ और करते हैं। तो तसादुम की तरफ कौन जा रहा है? हमने तो कभी तसादुम नहीं किया। हमने तो अभी लॉन्ग मार्च किया, एक पत्ता और एक गमला भी नहीं टूटा। जो हमारे चेयरमैन साहब ने अभी फरवरी में मार्च में हमने लॉन्ग मार्च किया था, तो हमने तो कभी नहीं किया। हमने इनको बड़े आईनी तरीके से घर भेजा कि जी इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस आया, इनको हमने घर भेज दिया। बैठे आके असेंबली में अपोजिशन में बैठे, जो फोरम में बात करने का वहां पर बात करें। ये क्या करो, 2 झंडे लगाते हैं, टीवी पे आके बैठ जाते हैं, घंटा घंटा हमारा दिमाग खाते हैं लोगों का। और वही बात होती है धाक के 3-5 कि जी मैंने ये नहीं किया और मैंने ये किया। मैंने भाई आप बता तो दें आपने किया क्या पाकिस्तान के लिए, सिवाय आपने। शमीम साहब, ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन इस तमाम तसादुम में, इस तमाम मुखालफत में मुल्क पीछे जाता जा रहा है। यानी पाकिस्तान इन स्टेबिलिटी की वजह से जो नुकसान पहुंच रहा है पाकिस्तान को, जो फॉरेन फंडिंग आती थी, यानी जो इन्वेस्टमेंट आती है, सरमायाकारी जो फॉरेन आती है, वो रुक गई है। प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे जा रही हैं डॉलर की वजह से और दूसरी वजहों से। लोग अब इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, यानी लोग पाकिस्तान से बाहर निकलने का सोच रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पे कैसे काबू पाया जाएगा? ये इनस्टेबिलिटी और ये तमाम पॉलिटिकल जो भी टर्मोइल चल रहा है वो अपनी जगह, लेकिन मुल्क के लिए तो ये नुकसानदेह साबित हो रहा है ना। देखिए, मुल्क को बचाने के लिए ही तो ये इकदाम किया गया ना कि इनको जो है घर भेजा गया, क्योंकि इन्होंने मुल्क को उस दहाने पे लाके खड़ा कर दिया कि वाकई लोगों का एतमाद उठ गया कि कुछ पता नहीं है कि कब क्या हो जाए मुल्क में। तो हम उसी तरफ कोशिश कर रहे हैं जाने की। हमारे वजीर खारजा ने देखे इतने कम अरसे में कितने मुल्कों से बातचीत की, और सरमायाकारी भी चाइना ने भी शुरू की है, सऊदी अरब ने भी शुरू की है, UAE ने भी शुरू की है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ जा रहे हैं। डॉलर भी नीचे आना शुरू हुआ है। ठीक है, अभी पोजीशन पहले जैसी नहीं है और बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते हम, लेकिन देखिए देर आया दुरुस्त आया, पाकिस्तान अच्छाई की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। पहले भी गया था और अब भी जाएगा, लेकिन अब जमहूरियत को पनपने का मौका तो दिया जाए ना। दावत आम तो ना दी जाए ना, कभी न्यूट्रल कह के और कभी जानवर कह के, कभी कुछ कह के। उन लोगों को तो ना बुलाया जाए ना कि पाकिस्तान की जमहूरियत को जो है वो ना काम करने का मौका दिया जाए, ना लोगों को काम करने का मौका दिया जाए। इदारों को आजाद छोड़ दें, इदारे अपने फैसले खुद करेंगे, चाहे वो जमहूरी इदारे हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो कोई भी हो। इदारे अपनी अपनी दायरा कार में रहते हुए सब काम करें जो जमहूरी तरीका है मुल्क को चलाने का, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा उस पर। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यानी अब जिस तरीके से ये बगावत के मुकदमे बने, आप समझते हैं मजीद बगावत के भी मुकदमे बनेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे? हम कोई जबरदस्ती मुकदमे नहीं बना रहे हैं इनकी तरह, हम कोई पहले की हुकूमतों की तरह नहीं बना रहे कि जरदारी साहब को आपने बिला वजह जो है वो 12 साल जो है वो कैदोबंद की सहूबतों में रखा। हमने इस तरह मुकदमा कोई नहीं बनाया कि अद्दी फरियाल को चांद रात को जो है वो अस्पताल से उठा के आप जेल ले गए। हमने कोई ऐसा मुकदमा ना बनाया है, ना बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इदारों ने खुद वो चीजें नोट की जो एक TV चैनल पे बैठ के शहबाज गिल ने जिस तरह की बातें की, वो ज़ाहिर उसी दायरे में जाती है ना, बगावत के दायरे में जाती है कि आप उकसा रहे हैं लोगों को। इमरान खान भी उकसा रहे हैं लोगों को कि मैं रोक नहीं पाऊंगा अपने लोगों को। ये क्या है? ये बगावत है खुलेआम कि मैं रोक नहीं पाऊंगा, अभी तक मैंने अपने लोगों को रोका हुआ है। आप क्या चाह रहे हैं? आप लड़वाना चाह रहे हैं लोगों को, आमने सामने लाना चाह रहे हैं आप इदारों के और अवाम को। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर इस तरह की बातें हुई तो इदारे बेहतर फैसला कर सकते हैं, हमारी अदलिया बेहतर फैसला कर सकती है कि कौन सी शिक किस पे लागू होती है। अगर वो इस तरह करेंगे तो बिल्कुल बनने चाहिए मुकदमा, कोई भी हो इसमें। ठीक है। और आप क्या समझती हैं, आप जो जलसे का जो ऐलान किया हुआ है और उसको भी कहा गया है कि लाहौर में किया जाएगा, क्या हुकूमत उसे भी रोकने के लिए कोशिशें करेगी, या फिर अगर इस्लामाबाद के बाहर कहीं भी जलसा किया जाता है तो हुकूमत को फिर उससे कोई सरोकार नहीं होगा?
भाई अभी आपने खुद कहा कि 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, अगर वो लाहौर में जलसा कर रहे हैं तो वो अपने ही सूबे में कर रहे हैं। अगर वहां भी उनका जलसा नाकाम हो जाता है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होगा, ना विफाकी हुकूमत का होगा, ना कोई पीपल्स पार्टी का या नून लीग का होगा। अगर वो जलसा नाकाम हो जाता है क्योंकि वो उनका सूबा है, अभी आपने कहा कि 2 सूबों में उनकी हुकूमत है और उनका सूबा है तो 1 महीने के अंदर 70 जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुकी है। फरागोगी की जो रूह है वो अभी तक भी मेरे ख्याल से उस सूबे में मौजूद है और वो काम कर रही है उसी तरह, क्योंकि उनको जिस तरह लाया गया है वहाँ के वजीर आला को, और जिस तरह वजीर आला साहब ने आज एक मजाकन एक जुमला बोला कि जी मैंने शहबाज गिल को डांट दिया या मैंने उसको झाड़ दिया, तो आप अंदाजा कर लेंगे वहां पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की गवर्नमेंट चल रही है, तो ठीक है अगर वो जलसा करते हैं करें, लेकिन जमहूरियत में हर एक को इजाजत होती है कि आप बात करें, तहरीर लिखें, तकरीर करें, लेकिन किसी की पगड़ी ना उछालें, किसी पर इल्जाम तराशी ना करें जब तक कि आपके हाथ में सबूत ना हो। हाँ आप सबूत ले आइए, सबूत के बाद ठीक है फिर इदारों को दे दीजिए वो सबूत, इदारे खुद अपना काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शमीम मुमताज साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली शमीम मुमताज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि पहले फॉरेन फंडिंग केस और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल पे बगावत का मुकदमा, आखिर आगे क्या होने जा रहा है। नाजरीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नीलम इरशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम नीलम इरशाद साहब, आप खुशामदीद कहते हैं। जी, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। थैंक यू जी नीलम इरशाद साहिबा, आपकी पार्टी मुसलसल जो है वो मुश्किल में नजर आती है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ गया, उसके बाद अभी उससे पूरी तरह पार्टी निकल नहीं पाई थी कि आप पार्टी के एक रहनुमा पे शहबाज गिल पे जो है वो बगावत का मुकदमा बना दिया गया, और उसके बाद अब ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद मजीद आपके रहनुमाओं के ऊपर अगर किसी ने इस किस्म का कोई और बयान दिया तो उन पे भी बगावत के मुकदमे बनाए जाएंगे। क्या समझती हैं, क्या मुस्तकबिल में इमरान खान को नॉकआउट किया जा सकेगा? मरता क्या ना करता, अब उनकी जान के लाले पड़े हुए हैं सारे पीडीएम वालों की, तो कोई ना कोई हरकतें करते रहेंगे ना। अभी आप देखें, इन लोगों ने 8000 जाली फेक अकाउंट बनाए थे काफी साल पहले फौज और पीटीआई के खिलाफ, ठीक है, और खुद ही बयान देते थे लोगों को डाल के। ये हमारा एक मीडिया का अच्छे चैनल, अच्छा तो नहीं उनको बोलूंगी, बुरे चैनल का बुरा आदमी जो उनमें इन्वॉल्व था, अब उसने ये गेम प्ले करके अवाम को भी उकसाने की कोशिश की, पर अवाम अंधी नहीं है। हमारी पाक फौज हमारी जिंदगी, हमारी रूह, हमारी सांस है। आप सोचें कि वो अपने बच्चों को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के कहाँ ग्लेशियर्स पे जाते हैं, कहाँ पहाड़ों पे जाते हैं, कहाँ पानी में जाते हैं, कहाँ आप कमांडोज बन के सामने जाके अपनी जान देते हैं। तो ये इनको फॉरेन फंडिंग मिली हुई है ऐसे लोगों को, पीडीएम वालों को, जिसकी वजह से ये सारे केस इमरान खान की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इमरान खान जीदार आदमी है इंशाल्लाह। मैडम, लेकिन बयानात भी तो सख्त आ रहे हैं ना, जिस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, इस किस्म के बयानात अगर मैं लिस्ट निकालूं, मैं नाउजुबिल्लाह ये नहीं कहना चाह रही कि मरियम ने कहा तो जमाशिद ने कहा और जरदारी ने कहा कि जी मुझे फौज से बचाओ, और मुंबई के हादसे में उन्होंने कहा जी हमारे, जब वो प्रेसिडेंट था तो उसने कहा था हमारे ISI के चीफ को भेजे वहां पे, और नवाज शरीफ ने मोदी को कहा कि जी मुझे फौज से बचाओ, मोदी तक को बोला। तो ये तो अल्लाह बचा रहा है हमें, वरना ही तो पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह पाकिस्तान पे अटैक हो और पाकिस्तान का कोई खुदा न खासा हरकत कर सके। अब मैं बता रही हूँ, ये अगर हमारी तरफ से कोई कोताही हुई है तो वो बच्चे के मुंह पे डाल के ये जो इन्होंने इतने फेसबुक अकाउंट्स बनाए थे, तो अब अंधे तो नहीं है ना लोग, उनको मालूम है सब कि इमरान खान क्या चीज है, नवाज शरीफ क्या चीज है, जरदारी क्या चीज है, ये डीजल क्या चीज है। अब आंखें खुली हैं तो देखें, सब इमरान खान के साथ रोड पे आते हैं, एक इशारा करते हैं इमरान खान, हम सब पहुंच जाते हैं। तो हमें कोई आने जाने की बिरयानी या वो तो नहीं मिलते, पिज्जा तो नहीं मिलते। ये सिर्फ और सिर्फ नून लीग और ये जो आपकी जरदारी ग्रुप है जिन्होंने पैसा मारा हुआ है, जो खुद फॉरेन फंडिंग के इसमें मुब्तला हैं, जिसकी वजह से उन लोगों ने पाकिस्तान में तालिबान को भी पैसा दिया, उन्होंने ड्रोन हमले करवाए। मुझे बताएं, इमरान खान के पास अगर ये पावर थी तो वो कुछ भी कर सकते थे। अरे भाई, अगर शौकत खानम बनाया है या नमल यूनिवर्सिटी बनाई है
तो उन्होंने फॉरेन फंडिंग से तो पाकिस्तान से भी लिया है। अब मेरी बेटी ने अगर वहां से, मैं अमेरिका रहती थी 2005 में, मैंने बड़ी फंडिंग करवा के दी है, अब मुझे भी पकड़ ले, मुझे बताएं। अब ये तो अनपढ़ों वाली बात है कि जब एक देखिए हमारा बिजनेस एक्सपोर्ट था, हमारे जो पैसे आते थे यहूदी के थ्रू आते थे, यहाँ से शिपमेंट जाती थी तो वो यहूदी था या नसारा था या इजराइल था या अमेरिका था। अब पूरे अमेरिका में राज किसका है? यहूदियों का है, क्योंकि उनको ग्रेजुएशन मस्ट है। हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन को पीछे फेंका जा रहा है। अभी इन्होंने हुकूमत में आते साथ ग्रेड 5 की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की उन्होंने हटा दिया कि वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है। ये आपने पढ़ा होगा। तो ये दुश्मन पाकिस्तान है, गद्दार हैं ये लोग। इन लोगों की बड़ी वेरी सून इन लोगों की नीला मिर्शा साहबा, लेकिन अब ये जद्दोजहद कमजोर होती नजर आती है। खान साहब जिस तरीके से पहले एहतजाज और चीजों की बात कर रहे थे, अब डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। और अब नहीं, मैं डिफेंसिव नहीं हूँ, मैं सीधी बात कर रही हूँ, मैं फैक्ट की बात कर रही हूँ, मैं फैक्ट एंड फिगर की बात कर रही हूँ कि इन लोगों के पास कोई और चारा नहीं है कि जो हरकतें खुद करते हैं हमारे पे डाल देते हैं। अभी हेलीकॉप्टर में हमारे प्यारे भाई शहीद हुए, उनका भी उन्होंने गलत डाल दिया। बच्चे को, ख्यानी के बच्चे को लेके चले गए, उसको बोला जी ये बयान दो तुम इमरान खान के जो हमारा वो एंकर है उनके खिलाफ, और उसको पैसे लगा दिए उन्होंने। आप देखें बच्चे ने पहले शक्ल उसकी क्या थी, अब शक्ल क्या है, उसको पैसा मिल गया। उसके बड़ों को छोड़ दिया, उन्होंने कहा बच्चे को हम फंसा सकेंगे, बड़े तो बेचारा कैंसर का मरीज था। तो ये सब इमरान खान के खिलाफ चाल चली जा रही है, फौज के साथ हमारी लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है। पर पीटीआई वाले बेवकूफी अगर कर रहे हैं तो वो बेवकूफी है, वो कोई दिल से नहीं है। आप ये सोचें कि पहले इमरान खान को लाने वाले फौज 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 फौज, अब हटाने वाले फौज 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 फौज, ये हमारी पाक फौज को वीक कर रहे हैं। ये बेशर्म लोग गद्दार हैं, ये हिंदू मोदी के साथ मिले हुए हैं, ये इसराइल के साथ खुद मिले हुए हैं। इमरान को कहते हैं यहूदी एजेंट। कोई प्रूफ दिखाए इमरान खान का यहूदी एजेंट। यहूदी एजेंट तो मुसलमानी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस क्या करवाते, मुझे बताएं। वो जैसे भी थे पहले, अब देखें खैर से नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इतनी इल्म है उनको इस दिन के बारे में। इनको बोलो ना ये तो कलमा भी सीधा नहीं पढ़ सकते, इतने बेशर्म लोग हैं। और इनको कलमा पढ़ना भी नहीं आएगा, ये अपनी कब्र में जाके करना नहीं पढ़ सकेंगे। यहूद ये गद्दार चीटर फ्रॉड्स हैं। अब इनके पीछे लग के अगर कोई बेवकूफ बनता है तो मैं उसकी कोई जिम्मेवारी ले लेती। मैं आपको ये कहती हूँ कि इमरान तो नीला मिर्शा साहिबा, फिर ये देखे ना, पहले फौज को भी नीला मिर्शा साहिबा पहले इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया, फिर पिंडी, उसके बाद अब लाहौर, इसलिए कि कहीं जो है ना वो जलसा करना मुश्किल हो रहा है दारुल हुकूमत में, इसलिए अब लाहौर का ऐलान कर दिया गया है। क्या समझते हैं आप? करना तो लाहौर में ही था। इमरान खान देखना चाह रहे थे इनकी आंख मुचोली। हमने कहा हम इस्लामाबाद में कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों ने भी कह दिया। हमने कहा पिंडी में कर रहे हैं, उन्होंने भी कर दिया। आओ लाहौर आओ ना, लाहौर आकर करके दिखाओ। अब सेटअप हो गए सारे। तो इनको तो खान साहब पहले ही, जिन लोगों ने ये जलसा करने के लिए कहा, उनको तो खान साहब पहले फेवर करते रहे हैं, बड़ा उनको साथ ले ये जान के ना फेवरेटिज्म करवाने वालों के साथ मिलके ये आपने हमेशा एक हीरो होता है, एक जीरो होता है, एक विलन होता है। तो हमारे पाकिस्तान के 3 विलन हैं, पाकिस्तान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। 3 विलन हैं जो पाकिस्तान को बेच के खा चुके हैं, पर फिर अल्लाह चला रहा है, फिर चलेगा इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना ये जरदारी कि पाकिस्तान खप्पे, हाँ जरदारी खप्पे, और तुम्हारे ऐसी खप चलेगी ना तुम्हारी जिंदगी में कि तुम मौत नीला मिर्शा साहिबा, पाकिस्तान खप्पे तो सिंधी में इसको कहते हैं नहीं, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान की जरूरत है क्योंकि इन्होंने पैसे बनाने हैं ना, हमने पैसे नहीं बनाने। इमरान खान का ईसीआर में नाम डाल दे क्या फर्क पड़ता है? ही इज लीस्ट बॉदर्ड। जब से उस पीएम बने, मुझे बताया, वो एक बार भी लंदन गए, एक बार भी अपने बच्चों से मिले। कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है। उसके दिल पे क्या बीती होगी कि अपनी कौम के खाते अपने बच्चों को छोड़ के बैठा हुआ है। अब वो गली गली कुछ जा जाके लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहा, वो खुद आते हैं लोग। एक आवाज लगती है इमरान खान की, एक आवाज लगती है, सारी पाकिस्तान इकट्ठा हो जाता है, पूरे पाकिस्तान में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आपने देखा होगा। और ये झूठे मक्कार लोग, इनको बताएं कि इन्होंने लिबर्टी में वो एक इवेंट करना चाहा। लेकिन वो बच्चे जो हैं वो पहले से बैरून मुल्क पढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ वैसे भी रिवाज है, सियासतदानों के बच्चे ज्यादातर बैरून मुल्क में ही पढ़ते हैं। उसके बाद
बड़े होने के बाद जब होश संभाल लेते हैं तो वापस आते ब्रिटिशर्स तो पैदा ही अंग्रेज की औलाद है, वो तो पैदा ही उसकी बीवी इतनी, अल्लाह मैं उसको सलूट मारती हूँ, जितनी अच्छी औरत वो है कि उसने इमरान के साथ रह के भी उसका साथ दिया, उसके बगैर भी उसका साथ दिया, उसके बच्चों को अच्छी तरह पाल रही है। तो इमरान खान ने पहले कहा था कि मेरे से अच्छा मेरी बीवी मेरे बच्चे पाल लेगी, इसलिए उन्होंने नहीं लिए थे। उनको पता था वो पाकिस्तान के बच्चों को पालेंगे, उनको पता था पाकिस्तान बच्चों के आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करेंगे, और वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। आप देखिएगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर ये चोरों लुटेरों को गर्क न किया तो फिर इंशाल्लाह इमरान खान ही है जो पाकिस्तान को बचाएंगे। अच्छा, वही है जो पाकिस्तान के आने वाले जनरेशन के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। नीलम इरशाद साहब, जिस तरीके से शीरी मजारी के लिए एफर्ट्स की गई थी या फौरन कोर्ट में जाना, तमाम चीजें, शहबाज गिल के मामले पे राय बटी हुई नजर आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। देखिए, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मेरी फौज, हमारी फौज, पाकिस्तान की फौज, बच्चे बच्चे की फौज, उसकी अदब, उसकी रिस्पेक्ट हमारा दिलो जान का हमारा फर्ज है। हमारा फर्ज है। हमारे सबसे पहले अल्लाह ताला, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने पेरेंट्स, और फिर हमारी फौज, फिर हमारा उस्ताद जो हमें इल्म देता है। हमारी फौज है जो पाकिस्तान को लेके चल रही है। अभी भी बाजवा साहब जगह जगह ख्वार हो रहे हैं IMF से लोन लेने के लिए। जाए ना, ये लोग जाएं, फॉरेन मिनिस्टर जाके अपनी ऐशा करके आ जाता है। और मुफ्ता इस्माइल, अच्छा, नीलम इरशाद साहब, मुझे बताइएगा कि आपके पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो गए, उनका ताल्लुक अपनी अलग पार्टी से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन बनाया आप लोगों ने उनको चीफ मिनिस्टर। देखिए, उन्होंने भी शहबाज गिल के खिलाफ बयान दिया। और पैट्रियोटिक सिटीजन हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने पहले भी हुकूमत की थी तो बहुत अच्छी चलाई थी। आते साथ इन्होंने देख लें मुफ्त 5,000 जो पुलिस वाले इनके घर पे ड्यूटी दे रहे थे मुफ्त में, और वो कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं चोरों डाकों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्होंने अपने घर में उनको जॉब पे लगाया था। अब मुझे बताएं, इनके घर में बिजली कभी गई? अभी ये हमारे वजीर आलम यही है जो संभाल लेंगे। आते साथ इन्होंने पंजाब को संभाल लिया, आते साथ इन्होंने इतने अच्छे फैसले किए हैं कि हर जगह अभी लेबर, आपको पता है 17 तारीख को हड़ताल करने जा रही, सॉरी ट्रेडर्स हड़ताल करना चाह रहे थे। पहले क्या नाम है, इमरान खान से मिलके आए थे सारे ट्रेडर्स। उन्होंने सीएम साहब को बोला, सीएम साहब ने उनकी बात मान ली कि ठीक है जी, छुट्टी और 9 बजे के बाद की जो उनकी एहतजाज था वो सारे पूरी किए। तो आप देखें, ये ग्रास रूट से हमारे वज़ीर आला काम कर रहे हैं। ये ऊपर से ऑर्डर देके, ऊपर से ब्यूरोक्रेट्स को, डिप्लोमेट से मिलके, अच्छा, वो कोई काम नीलम इरशाद साहिबा, पार्टी पॉलिसी कुछ बदलती नजर आ रही है अब, यानी जिस तरह आप मैंने भी जो बातें की, या आज इमरान खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह पहले मुख्तलिफ इदारों को निशाना बनाया जा रहा था या तनकीद की जा रही थी, अगर मैं ये कहूँ, लेकिन अब उस तरीके से बात नहीं की गई। अब चीज़ों को अवॉइड किया जा रहा है। आपकी पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से कुछ पैचअप करने की कोशिश की जा रही है कि उन चीज़ों को, या उन यानी जो पहले बातें की जा रही थी, जो तनकीद की जा रही थी इदारों पे, अब उसको ज़रा कम किया जाए, या कम से कम पाक अफवाज को तनकीद का नहीं निशाना बनाया जाए। क्या ये बात दुरुस्त है? खासा कभी सुना है हमारी PTI में से किसी ने पाक फौज को कुछ कहा हो? आप देखें, डिकेड से चल रही आ रही है ये बात के मरियम नवाज और नवाज शरीफ और जरदारी, ये सब पाक फौज के दुश्मन, पाक फौज के खिलाफ करते थे। और ऊपर से जो जाली फेक अकाउंट्स खोले हुए थे व्हाट्सएप के, इन्होंने और प्रोवोक किया और इन्होंने पाक फौज को, इमरान खान को लड़वाने की कोशिश की, जो कि इनकी कामयाब नहीं हो सकती। हमारी पाक फौज पाकिस्तान के साथ है, गद्दारों के साथ नहीं है। ये लोग जितना मर्जी उनको बुरा भला कह लें, वो फिर भी गद्दारों के साथ नहीं होंगे। ये लोग जितना भी उनको पटाने की कोशिश करें, वो नहीं होंगे। इमरान खान, तो वो खान साहब, न्यूट्रल्स किसको कहते हैं नीलम इरशाद साहिबा, ये बताइएगा ना फिर। क्या जी? न्यूट्रल्स किसको कहते हैं खान साहब? देखिए, एक मछली सारे जाल को अगर गंदा करे तो न्यूट्रल कहने में कोई हर्ज नहीं है। न्यूट्रल मीन्स के ना इधर के ना उधर के, एक के होके जाओ ना। अब जैसे मेरी बात सुनो, अब काफ लिख के थे ना सीएम पहले, अब वो हमारे साथ आ गए तो वो न्यूट्रल तो नहीं हो गए ना। वो उन्होंने पाक फौज के साथ, इमरान खान के साथ मिलके पाकिस्तान, पंजाब को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। तो इसमें कोई न्यूट्रल तो नहीं होता ना। इसमें जो फौज है या हमारे इदारे हैं या हमारे मिनिस्ट्रीज हैं या हमारे लीडर्स हैं, वो न्यूट्रल कहलाए जा सकते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे हो। जो पाकिस्तान के फेवर में चल रहे हो तो उनको न्यूट्रल नहीं कह सकते। जो पाकिस्तान को बचाने के लिए जा रहे हो वो उनको न्यूट्रल नहीं कह सकते।
अब आप ये बात मेरी लिख लें और ये अपनी बात नोट कर लें और ये पहुंचाएं सबको कि ये नवाज शरीफ और जरदारी और ये डीजल सिर्फ और सिर्फ ये लोग पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए तुले में, इसलिए इमरान खान के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इमरान खान की कोई फॉरेन फंडिंग का केस हो ही नहीं सकता। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती। मैंने आपको बताया कि हम एक्सपोर्ट करते थे तो हमें यहूदी अकाउंट से भी पैसे आते थे। इसका मतलब हम वहां से कोई जाली अकाउंट है या कोई गलत अकाउंट है जो ममनू अकाउंट है जिसमें हम इतने हलाल की रोजी एक्सपोर्ट करते थे, तो रेवेन्यू हमारा जनरेट होता था। हमारा तो टैक्स भी हमारा कट जाता था एट सोर्स। तो अब ये छोटी छोटी बातें करनी और ये अनपढ़ों वाली हरकतें करनी, ये जेब नहीं देता इनको। है ही अनपढ़ना तो जैसी है वैसी बात करें ना। ठीक है नीलम इरशाद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नीलम इरशाद हमारे साथ मौजूद थी ऑनलाइन। यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे मौसम की। कराची में आज बादल बरसे और गो के तवक्को की जा रही थी कि आज बहुत गर्म दिन रहेगा, लेकिन दोपहर के 1 बजे तक ये गर्मी बरकरार रही और उसके बाद घने बादलों ने शहर को घेर लिया और फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। लेकिन उसके बाद फिर दोपहर तक ये बारिश थम गई। अब भी कुछ इलाकों में पानी मौजूद है, लेकिन नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि एक और सिस्टम एक्टिव हुआ था जो कि अब डिस्पर्स तो हो गया है, लेकिन मज़ीद डेवलपमेंट्स होने में देर नहीं लगेगी। शायद दोबारा भी बारिशें हों आज रात देर तक, या फिर ये सिलसिला जो है वो 14 अगस्त तक जारी रहने की तवक्को की जा रही है। मेरा नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वेदर एनालिस्ट हैं, यानी मौसमियाती तज्ज़ियाकार हैं, जनाब जवाद मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जवाद मेमन साहब, पहले तो मुझे बताइएगा, आज की जो बारिश हुई दोपहर 1 बजे अचानक से गहरे बादल आए और ये फिर बारिश बरसाना शुरू हो गए, एक्सपेक्ट किया जा रहा था या नहीं? आपकी तरफ से प्रेडिक्शन तो थी, लेकिन आधे घंटे पहले प्रेडिक्ट किया गया था, क्या उससे पहले आज की ये बारिश प्रेडिक्ट की जा रही थी? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बेसिकली हमने तकरीबन 2 दिन या 3 दिन पहले ही अपनी प्रेडिक्शंस में मेंशन कर दिया था कि 9 और 10 को जो है वो स्कैटर्ड जो है वो बारिशें होंगी, जबकि 10 तारीख से जो है वो, क्योंकि 2 सिस्टम्स बेसिकली काम कर रहे हैं इस वक्त सिंध के और पाकिस्तान के करीब, तो उनके नेक्सस की वजह से जो है 10 तारीख से जो है वो बारिशों का जोर थोड़ा सिंध में बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर स्पेसिफिकली कराची की बात करें तो अब जो बेसिकली आज जो बारिश हुई है वो मुंबई ऑफ शोर एक सर्कुलेशन मौजूद थी जिसने क्रॉस किया आज गुजरात को, इस वक्त एक एन गुजरात के ऊपर मौजूद है और इसके ज़ेरे असर जो है ये जो बारिशें आज हुई हैं ये ज्यादातर इसके इन्फ्लुएंस में हुई हैं। साथ ही साथ एक और ताकतवर वेल मार्क लो प्रेशर, जिसे हम हवा का शदीद कम दबाव कहते हैं, वो इस वक्त ईस्ट गुजरात और महाराष्ट्र के इंडिया के आसपास मौजूद है और अब कल सुबह से या कल मैक्सिमम दोपहर से जो है ये काफी हद तक सिंध के करीब, गुजरात के करीब आ जाएगा। तो फिर कल से जो स्पेल शुरू होगा वो 11 तारीख से लेके तकरीबन 15 अगस्त तक जो है वो कंटिन्यू करेगा। ये जो आप स्पेल की बात कर रहे हैं, कल से कराची में शुरू होगा या बालाई सिंध में जो है ना ये ओवरऑल सिंध के तकरीबन 90 to 100% एरियाज को इफेक्ट करेगा, बलूचिस्तान के भी काफी सारे एरियाज को इफेक्ट करेगा, साथ ही साथ सदर्न पंजाब के भी काफी सारे एरियाज जो हैं वो इसकी लपेट में आएंगे। ठीक, कराची के वाले से आप क्या कहते हैं? अब नेक्स्ट बारिशें जो हैं यानी मूसलाधार बारिश कब मुतवक्को की जा सकती है? देखिए आज तो अच्छा स्पेल हुआ और अभी भी जो है वो कंटिन्यूसली ये डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अब दोनों सिस्टम्स का जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता नेक्सस फॉर्म होना शुरू हो गया। तो इस वक्त भी जो है वो ठट्टा बदीन के आसपास काफी अच्छे बादल हैं, उन एरियाज में अच्छी बारिशें भी हो रही हैं। हो सकता है कि आज रात में मजीद एक आधा स्पेल कराची में हो जाए, जबकि मेजरली जो है वो अब कल सुबह यानी कि 12-1 बजे के आसपास से जो है वो डेवलपमेंट्स होना शुरू होंगी और फिर अब ये थ्रू आउट जो है वो ऑन एंड ऑफ ये स्पेल चलेगा 14 या 15 तारीख तक। कितने मिलीमीटर बारिश तकरीबन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस स्पेल में, ये जो अब 11 से लेके 15 तारीख तक कराची में बारिश बरसाएगा? देखिए टेंटेटिवली कहें तो कराची के तकरीबन एरियाज जो हैं वो एटलीस्ट 70 से 80 मिलीमीटर तो इजीली देख लेंगे इस ओवरऑल पूरे स्पेल में। बाकी तकरीबन काफी सारे एरियाज ऐसे भी होंगे जो ट्रिपल डिजिट्स को टच कर रहे होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो उसको क्रॉस भी कर रहे होंगे।
अच्छा, तो मुझे ये भी बता दीजिएगा कि इसके बाद भी कोई और सिस्टम मुतवक्को है या अभी फिलहाल सिर्फ 11 से 15 वाला स्पेल है, उसके बाद शायद कोई और अगर डेवलपमेंट हो? नहीं, इसके बाद भी एक सिस्टम जो है वो इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यूं ही ये सिस्टम 14-15 तक हमारे यहाँ असरअंदाज हो रहा होगा, तो इन्हीं दिनों में जो है वो खलीज बंगाल में एक और सिस्टम जो है वो बनेगा और फिर एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि 17 या 18 अगस्त तक जो है ये भी सिंध की तरफ ही मूव करेगा। जवाब मेम साहब, क्या वजह है ये इतने जो स्पेल्स आ रहे हैं मानसून के, ये क्या मौसमियाती तब्दीली है? अब क्या इसी तरीके की बारिशें होती रहेंगी या एक साल या हर 5-6 साल के बाद इस किस्म के स्पेल्स आते हैं, तो ये एक रूटीन की बात है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत हद तक अब क्लाइमेट चेंज भी जो है इस पे असरअंदाज हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है कि बहर अरब जो है वो काफी हद तक जो है पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। तो कोई भी सिस्टम जब वहां से खलीज बंगाल से चलता हुआ यहाँ पर राजस्थान गुजरात तक आता है तो बहरा अरब पहुंचते पहुंचते उसको मजीद जो है वो फ्यूल मिलना शुरू हो जाता है। वो या तो ताकतवर मजीद हो जाता है या जिस ताकत से जिस शिद्दत से आ रहा होता है उसको बरकरार रखता है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है क्लाइमेट चेंज का। और दूसरा, जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ रहा है इसी तरीके से सी सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ रहे हैं। बे ऑफ बंगाल में भी है, लेकिन अरेबियन सी में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो पिछले 3-4 साल में देखा गया है गैर मामूली जो है वो टेम्परेचर में। अच्छा, आज की बारिश में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड इलाके कौन से हैं? अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो जो मेट ऑफिस से आदत शुमार जारी किए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा बारिश आप क्या समझते हैं कहाँ पे हुई है और कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कम बारिशें हुई हैं? देखिए, मेट ऑफिस से जो है वो अभी तो कंटिन्यूसली वो आ ही रहे हैं और अभी तक जो रीडिंग्स आई है उसमें शारा फैसल पे जो बेस है वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे हुए। कायदाबाद में काफ़ी अच्छा स्पेल हुआ है और गुलशन हदीद में काफ़ी अच्छे स्पेल हुए हैं। बाकी जो है वो तकरीबन एरिया इसी तरीके से हैं कि 20s में, 30s में और मेजरली 40s में इस तरीके से आए हैं। और डिफेंस क्लिफ्टन में भी जो हमारे जो वेदर स्टेशन हैं वहाँ पर भी क्लिफ्टन में जिस तरह मेरा अपना घर है वहाँ पे तकरीबन 45 मिलीमीटर हुई है। DHA में 42-43 मीटर हुई है। सदर के एरिया में तकरीबन 34-35 मिलीमीटर के आसपास जो है वो PMD की तरफ से बताई गई है। तो ये इसी तरीके से कि ज्यादातर 30s और 40s में है और कुछ एरिया हैं जिन्होंने 50 को क्रॉस किया। जवाब साहब, ये आज जो बारिश देखने में आई है क्या ये उस सिस्टम के असरात हैं जो कल कराची में दाखिल होगा या ये एक्चुअल में सिस्टम था जो कि कराची से गुजरा है? नहीं, एक्चुअल में सिस्टम नहीं था। उस सिस्टम के आप कुछ हद तक कह सकते हैं कि जिस तरह हमने पहले बताया कि ऑफशोर मुंबई गुजरात पर एक सर्कुलेशन मौजूद है। ये बेसिकली मेजरली तो उसी ने रोल प्ले किया है, लेकिन जो पीछे जो एक और ताकतवर सिस्टम है उसने इस सर्कुलेशन को काफी हद तक जो है वो सपोर्ट दिया, पल्सेस दिए, मॉइस्चर दिया। साथ ही साथ बहरा अरब पे जिस तरह हमने बताया कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। प्लस पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा कि कराची में शदीद गर्मी थी, शदीद घुटन थी। तो जो ग्राउंड हीट होती है ये भी बहुत ज्यादा हद तक रोल प्ले करती है। तो वो जो मेजर सिस्टम है वो कल से जो है वो काफी हद तक सिंध के ऊपर बाकायदा इसका असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा डायरेक्टली। ये जो असर था ये इस सर्कुलेशन का था और ये सर्कुलेशन भी मजीद जो है वो आने वाले सिस्टम के साथ जम हो जाएगी और फिर ये आने वाले सिस्टम को जो है वो मजीद जो है वो काफी हद तक सपोर्ट देगी। जवाब साहब, कराची के जो साहिली इलाके हैं डिफेंस क्लिफ्टन, वहाँ के बारे में आप क्या कहते हैं? बाज़ दफ़ा बारिश जो है वो जो नॉर्दर्न इलाके हैं कराची के वहाँ तो हो जाती है, लेकिन यानी ईस्टर्न साइड पे, मशरक़ी साइड पे, मगरबी साइड पे बारिशें कम देखने में आती हैं। लेकिन अब ये हो रहा है कि समंदर की जानिब से जो बादल उठते हैं वो ज़्यादातर साहिली इलाकों में बरसते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। अगेन इसमें भी जो है वो बहरा अरब का बहुत ज्यादा रोल है क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा है। तो वहाँ पर भी अगर कोई छोटा मोटा सेल भी थंडर सेल वहाँ पर भी कोई पॉप आउट होता है तो उससे समुद्र की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाती है, तो वो काफी तेजी से जो है वो एक्सपेंड भी होता है। और दूसरे ये स्पेशली ये सदर्न एरियाज को जो है वो ज्यादा इफेक्ट करता है। वरना नॉर्मली मानसून में ये होता है कि बादल जो है वो ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, मुरियाबाद यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड से आते हैं तो उन एरियाज में ज्यादा होती है। लेकिन पिछले कई सालों से जो है ये भी देखने में आ रहा है कि सदर्न एरियाज में जो है वो ये अच्छा थंडर सेल्स जो है वो बन जाते हैं। समंदर की तरफ से उसको काफी हद तक सपोर्ट मिल जाती है। कोई क्लाउड बर्स्ट आज हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। क्लाउड बर्स्ट जो है वो दूर दूर तक नहीं हुआ। इसकी बेसिकली वजह ये है कि क्लाउड बर्स्ट की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप समझें और हमारे व्यूअर्स भी समझें कि 1 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर से थोड़ा सा ऊपर नीचे यानी कि 95 to 110 मिलीमीटर बारिश अगर रिकॉर्ड होती है किसी एरिया में 1 घंटे के टाइम स्पेंड में, तो उसे जो है क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है।
हमारे यहाँ जो पूरा दिन का जो स्पेल चला है जिसमें ऑन एंड ऑफ बारिश हुई है उसमें मैक्सिमम अगर कोई इलाका किया भी है तो वो थोड़ा बहुत 50 प्लस 55 या मैक्सिमम 60 के आसपास किया है, इससे ज्यादा कोई भी नहीं किया। अच्छा, आपकी तरफ से आज बार बार ये कहा जाता रहा कि वॉच फॉर लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म्स, तो क्या लाइटनिंग एक स्ट्राइक शायद आपने ऑब्जर्व किया, तो क्या लाइटनिंग या जो बिजली का गिरना है वो उसकी तवक्को की जा रही थी आज? देखिए, इतने जब ताकतवर थंडरस्टॉर्म्स बनते हैं प्लस जब ग्राउंड हीट बहुत ज्यादा होती है, जिस तरह हमने पहले बताया कि शदीद गर्मी और घुटन की, तो इस दौरान जो है ये इस तरीके की तेज हवाएं चलना और लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म जो है ये काफी हद तक जो है इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, हमने जो हमारे जो लाइटनिंग डिटेक्टर है उस पर तकरीबन आज 5 लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो है वो ओवरऑल हमने डिटेक्ट किए हैं, और जो मैक्सिमम जो हमारी स्टेशन से जो रेंज थी वो तकरीबन 34 किलोमीटर दूर थी। 27 किलोमीटर पे भी एक शॉट डिटेक्ट हुआ था पहला जो स्ट्राइक था वो 27 किलोमीटर पे आया था। उसके बाद बैक टू बैक जो है वो तकरीबन 5 स्ट्राइक्स आए हैं, और जो सबसे दूर था वो तकरीबन 34 किलोमीटर दूर जो है वो। अच्छा, ये जो बिजली का गिरना होता है इससे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं जी काले कपड़ों पे या काली चीजों पे बिजली गिरती है, कुछ कहते हैं चमकती हुई चीजों पे गिरती है। देखिए, ये तो मिथ है। चमकती हुई चीजें ज्यादातर जो होती है वो मेटल होती है, तो मेटल और आयरन को तो जो है वो आपको पता है कि बिजली बहुत ज्यादा हद तक अट्रैक्ट करती है और इन चीजों पे ज्यादा गिरती भी है। और बेसिकली इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप या तो कोई इस तरीके की शदीद गरज चमक हो रही है तो कोई प्रॉपर फौरी तौर पे शेल्टर ले लें, दरख्तों के नीचे स्पेशली ना खड़े हों, कोई मेटल की आयरन की कोई बोर्ड है, कोई साइन बोर्ड है, कोई ग्रिल है, कोई बिजली का पोल है, इनसे फौरी तौर पे दूर हो जाएं, क्योंकि इन चीजों पे जो है वो लाइटनिंग को अट्रैक्ट करती है, तो इन एरियाज पे स्ट्राइक होने का ज्यादा खतरा होता है। लकड़ी वगैरह के स्ट्रक्चर के नीचे या जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है उस पर असर नहीं करती लाइटनिंग? लेकिन गिरती तो उस पर भी है, लेकिन उतनी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होती, और अगर इन स्ट्रक्चर्स पे गिरती भी है तो वो काफी हद तक मजबूत होते हैं या इस तरीके के होते हैं कि वो नॉन कंडक्टर्स कहलाते हैं। करंट अगर उस पर आता भी है तो वो उतनी तेजी से या उतनी शिद्दत से पास नहीं होता है। ठीक, ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, कार के अंदर अगर कोई मौजूद हो तो क्या उस पर भी बिजली का असर पड़ सकता है या कार सेफ होती है बिजली गिरने के हवाले से? देखिए, काफी दफा जो है इस तरीके के इवेंट्स देखने में आए हैं, स्पेशली बाहर के मुल्कों में, तो कार में जो है वो काफी हद तक जो है सेफ्टी हो जाती है, क्योंकि बेस जो आपकी होती है वो टायर और रबर जो है वो नॉन कंडक्टर होता है, तो वो जो पूरा ग्राउंड के लिए जो अर्थ चाहिए होता है करंट को पास करने के लिए, वो काफी हद तक जो है उसमें रोक देता है टायर की वजह से। तो ये है कि कार में खतरा तो लाजमी होता ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी काफी हद तक जो है ये सेफ होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद मेमन साहब, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाजरीन, मौसमियाती तजिया का जवाद मेमन हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।